आज हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है फाइंडिंग पेयर्स। ये काउंटिंग सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकरट के अंदर। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन एन एरे ऑफ एन नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर्स सच दैट जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एंड जो हमारे पास उस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ जे। बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी हमारे पास जे की वैल्यू होगी यानी कि वो क्या है, वो उससे बड़ी होनी चाहिए, यानी कि वो नेक्स्ट इंडेक्स होना चाहिए, जो हमारे पास आने वाले नेक्स्ट पोजीशन है वो उस पर होना चाहिए, या फिर वो जो करंट पोजीशन है उस पर भी मतलब हम उसको काउंट कर सकते हैं। और उसमें क्या करना है, हमें जो भी एलिमेंट होंगे ना, जो मतलब सेम एलिमेंट होंगे आगे जाके भी, जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स होंगे उनका क्या करना है, डिस्टिंक्ट पेयर्स बनाने हैं और बताना है कि मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर्स बन सकते हैं। फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर्स। ठीक है, तो हमें क्या बोला, सबसे पहले तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस गिवन है फर्स्ट लाइन में, फिर हमारे पास जो भी मतलब एरे का साइज है वो गिवन है, और जो एरे में हमारे पास वैल्यूज है ना, वो जैसे इस केस में अगर हम देखें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो कंडीशन है जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। इस केस में अगर हमारी आई की वैल्यू यहाँ पे है 1 पे, है ना, तो इस केस में क्योंकि यहाँ पे अगर हम जे को आई भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसने वही तो बोला है कि या तो जे आई मतलब जे की जो वैल्यू है वो आई के बराबर हो या तो उससे बड़ी हो, तो एक तो हम इस वाले एलिमेंट को ही कंसीडर कर सकते हैं कि वो इसके साथ ही पेयर बना सकता है ना, क्योंकि अगर वो सेम ही इंडेक्स पे होंगे दोनों के दोनों, तो वो तो सेम ही कैरेक्टर को पॉइंट आउट कर रहे होंगे, तो हमारी ये वाली जो कंडीशन है तो ऑटोमेटिकली हमारी वैलिड हो जाएगी, है ना, अगर जो जे इक्वल टू आई होगा तो, है ना। तो उस केस में जो एक पेयर तो वो कैलकुलेट हो ही जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे हम इस वाले इंडेक्स के लिए देख लेंगे कि अगर जे और आई यहाँ पे भी सेम इंडेक्स पे पॉइंट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे भी देख लेंगे। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जितने हमारे एलिमेंट्स होंगे ना, उतने हमारे पेयर तो कैलकुलेट मतलब काउंट तो हो ही सकते हैं हमारे उस आंसर में। क्यों? क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट के लिए जो जे और आई की वैल्यू अगर सेम इंडेक्स पे पॉइंट करेगी तो वो तो एक पेयर बना ही सकता है, क्योंकि उस मतलब अगर जे और आई की वैल्यू सेम ही एलिमेंट पे पॉइंट कर रही है तो उस केस में ये जो एलिमेंट है वो तो सेम ही होगा ना, क्योंकि वो दोनों ही सेम एलिमेंट पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वो एक पेयर तो ऑटोमेटिकली काउंट होगा हमारे आंसर में। तो इसलिए जितने हमारे पास एरे का साइज होगा उतना तो हमारे पास आंसर में होगा ही होगा कैलकुलेशन। ठीक है, अब हमें इसके अलावा वो बताने हैं कि जैसे अगर मान लो हमारे पास ये चीज गिवन है, ठीक है, इसके अलावा और मतलब कोई कैरेक्टर है जो रिपीट कर रहा है, तो जो भी कैरेक्टर रिपीट कर रहा होता है ना, हम उसके साथ उसका और पेयर बना देते हैं। जैसे एक बार ये समझते हैं कि 1 2 1 जो है ना, एक बार इसको समझते हैं कि ये मतलब कैसे बता रहा है हमें आंसर। तो 1 2 1 में मैंने बताया अगर मेरे पास आई और जे की वैल्यू यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, तो ये वाला एक तो आंसर होगा, ये वाला एक पेयर हो गया, तो आंसर में क्या हो गया, अभी आंसर में 1 हो गया। फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक बार मैंने यहाँ पे भी देख लिया, मैंने बोला कि मेरा आई और जे यहाँ पे है, ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे मेरे पास उतने आई और जे के तो पेयर बनेंगे ही बनेंगे कि वो सेम एलिमेंट पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो मेरे पास ए ऑफ आई जो होगा वो इक्वल टू होगा ए ऑफ जे के, ठीक है, ए ऑफ जे के। तो इस केस में मेरे पास आंसर तो 3 बन ही गया। अब मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास मतलब जो कैरेक्टर्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं ना, वो रिपीट कौन कौन से कर रहे हैं और कितनी बार कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 है, ये 1 जो है वो यहाँ पे भी रिपीट कर रहा है, तो मैंने बोल दिया कि मेरा जो आई है वो यहाँ पे है ना, इसको ये समझ लेते हैं कि हाँ मेरा जो आई है वो यहाँ पे है और जो जे है वो यहाँ पे आ गया। तो इस केस में भी क्या है, जो जे है वो बड़ा हो गया, बेसिकली जो जे है वो बड़ा हो गया और इक्वल भी हो सकता है, यानी कि इस केस में तो बड़ा हो गया ना आई से। तो हमने बोल दिया कि ये वाली जो कंडीशन है ये तो ट्रू हो गई, और हमें पता है कि ये जो ए आई है ये तो बराबर है ही ए जे के, ठीक है। इस वाले केस के लिए जब ये आई यहाँ पे और जे यहाँ पे है, तो ये भी एक पॉसिबल जो पेयर है वो बन सकता है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो 1 से और इंक्रीमेंट कर गया, तो अब जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, टोटल 4 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हम हर एक कैरेक्टर के लिए जो भी उसका मतलब बेसिकली जो भी उसका पोजीशन है वो तो कंसीडर करेंगे ही हर एक केस के लिए। जैसे मैंने क्या किया, इस 1 के लिए कंसीडर किया, एक आंसर हो गया, इस 2 के लिए कंसीडर किया, एक आंसर हो गया। हर एक पोजीशन के लिए वो जो पोजीशन है वो एक पॉसिबल पेयर बन सकती है अपने खुद के एलिमेंट से। तो इसलिए हम उतना साइज तो रखेंगे ही जितना मतलब हमारे पास एरे का साइज गिवन है, ठीक है। तो अगर हम या तो एक कंडीशन ऐसे कर सकते हैं कि हमने एरे का साइज इनिशियली ले लिया और उसके बाद हर एक कैरेक्टर का जो इनिशियल काउंट है, बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे 1 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, और जो 2 है वो 1 टाइम आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि पहले तो जो मेरे पास आंसर था वो क्या था, 3 था, फिर जैसे मेरे पास जो 1 है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब मेरे को जो 2 टाइम्स है ना, बेसिकली मेरे को ये पता है कि जो रिपीटिशन है वो 2 कैरेक्टर्स की है और मेरे को 2 ही कैरेक्टर चाहिए पेयर बनाने के लिए, है ना। तो मैं अगर 2C2 करूँ तो मेरे पास ये बता देगा टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मेरे। तो इस केस में 1 आंसर आएगा, तो मैंने क्या कर दिया, अपने 3 को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो मैं इसीलिए क्या बोल रहा हूँ कि या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मेरा आंसर 4 हो जाए, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि
हर एक केस के लिए ना मैं क्या करता हूँ, हर एक जो मेरे पास हर एक एलिमेंट है उसके लिए मैं क्या बोलूंगा कि जो भी मेरे पास फॉर्मूला है, जैसे एक फॉर्मूला तो आएगा जो मेरे पास टोटल पेयरिंग बन सकती है, जो मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और एक जो मेरे पास उसका खुद का, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लो मेरे पास, ये चीज समझा रहा हूँ मैं कि अगर मान लो मेरे पास 1 to 1 आता है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि मैं अभी इस कैरेक्टर पे हूँ, ठीक है, मेरा आई जो है वो यहाँ पे है, तो अगर मेरे को सिर्फ इसके लिए कैलकुलेट करना है तो मेरे को ये पता है कि जो मेरे पास 1 है वो 2 टाइम्स है ना, और जो मेरे पास 2 है वो 1 टाइम्स है। तो अब अगर मैं सिर्फ इसके लिए कैलकुलेट करूं तो मैं क्या कर रहा हूं ना, अपने आंसर को अगर मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूं तो मैं ये बता सकता हूं कि मेरे पास 1 जो है वो कितनी बार मेरे को कॉम्बिनेशन देगा, तो वो एक बारी तो वो खुद के अपने नंबर से देगा, ठीक है, तो एक बारी तो वो हो गया कि जो वो मतलब उसकी खुद की पोजीशन है, और उसके बाद जो मतलब बेसिकली कॉम्बिनेशन बनेंगे वो उसके रिपीटिशन के साथ बनेंगे। तो यहाँ पे एक ही रिपीटिशन है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्योंकि एक ही रिपीटिशन है तो अब क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे 2C1 होगा, है ना। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे n इंटू में, मतलब n इंटू में n-1/2, और n क्या है इस केस में, n मेरे पास यहाँ पे 2 पोजीशन, ये जो 2 की वैल्यू है, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो 1 है उसका काउंट कितना है, 2 है, ठीक है। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि ये जो n इंटू में n-1/2 है, ये क्या है, ये तो nc2 है ना, कि मेरे पास टोटल इस 1 के कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली इनकी फ्रीक्वेंसीज कितनी है, और हर एक फ्रीक्वेंसी जो है, ये n क्या है बेसिकली, ये n जो है ये हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है कि वो कितनी बार आ रहा है, और हर फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तो वो इस फॉर्मूले से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, और एक मैं इसके लिए इंक्रीमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अब वो भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा जो उसकी खुद की पोजीशन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आंसर को 0 से इनिशियलाइज किया है, ठीक है। तो ये मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर एक केस के लिए करना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या किया, इस केस के लिए मेरे पास आंसर कितना आएगा, 1+2, जैसे मेरे पास इसमें 2 आंसर है तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू में 1/2, ठीक है। तो अब इसमें मेरे पास आंसर 2 आ गया, ठीक है। अब मैं अगर इसी के लिए देखूं तो इसके लिए मेरे पास क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 2 तो 1 टाइम्स है, तो एक बारी तो मेरे पास इसके लिए आ गया है ना, और एक बारी जो है मेरे पास उसके, जैसे एक बारी तो यहाँ आ गया ना, और एक बारी कितना आएगा बेसिकली यहाँ पे 2 इंटू में, हाँ मैं ये समझा रहा था, जैसे अगर मान लो ये मेरे पास, इसको अगर मैं देखता हूँ कि जो मेरे पास ये वाली 1 वाली वैल्यू है ना, अगर मैं इसको ओवरऑल कैलकुलेट करता हूँ तो जो भी मेरे पास फॉर्मूला बनेगा इस केस में, अगर मैं आंसर को 0 कैलकुलेट करता हूँ, तो अगर मैं आंसर को 0 कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास अब जो फॉर्मूला बनेगा, जैसे इस केस में क्या बन सकता है, अगर मैं यहाँ पे इसके जो पोजीशन है ना इसको भी फॉर्मूले में ऐड कर दूं तो अब मेरे पास क्या बनेगा, n² माइनस n/2, है ना, और उसमें +1 कर देंगे तो ये क्या देगा, ये तो n² माइनस n+2, और ये n क्यों देगा मेरे को, क्योंकि ये n भी तो वही बता रहा है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी बार भी तो वो आएगा, समझ रहे हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने एक, जैसे एक तो ये वाली पोजीशन ले ली और एक वो वाली पोजीशन भी तो लेनी पड़ेगी, अगर मेरा आई यहाँ होगा तो ये वाला भी तो एक जो पॉसिबल मेरे पास रिपीटिशन है, ये भी एक 1,1 दे देगा, ये भी एक 1,1 दे देगा, जो कि खुद की पोजीशन के होंगे, ठीक है, जब आई और जे जो होंगे वो बराबर होंगे, और ये वाला जो आई और जे जब मेरे पास डिफरेंट होंगे ना, इस केस में भी मेरे पास एक 1,1 बनेगा, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जितनी रिपीटिशन होंगी उतने मेरे पास क्या होंगे, उतने मेरे पास वो उसके मतलब हम उससे इनिशियलाइज करते थे, क्योंकि यहाँ पे है ना, तो इसलिए यहाँ पे मैं जो 1 है ना उसको उतने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो यहाँ पे मैंने 2 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब यहाँ पे जो मैं मतलब यहाँ पे n कर दिया बेसिकली, तो अब मैं अगर यहाँ पे इसे +2n करता हूँ ना तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, ये मेरे पास अब फाइनल जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा n इंटू में n+1/2, ठीक है। तो अब अगर मैं हर एक कैलकुलेट मतलब हर एक जो मेरे पास एलिमेंट है ना उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता हूँ, और फ्रीक्वेंसी जो भी मेरी बनती है ना उसको बस इस फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या दे देगा, ये मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशन दे देगा हर एक एलिमेंट के लिए, और उसे मैं अपने सम में इंक्रीमेंट करते चले जाऊंगा, सम प्लस इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हर एक एलिमेंट के लिए। तो बस मेरे को यही करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए सबसे पहले क्या किया, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लिए, फिर मैंने क्या किया, एक सम वो बनाया जिसमें मैं क्या करूँगा, अपना आंसर स्टोर करूंगा, और फिर यहाँ पे मेरे को ना 2 वेरिएबल क्यों बनाने पड़े, 2 वेरिएबल 2 बेसिकली एरे क्यों बनाने पड़े, क्योंकि जो मेरे पास वैल्यूज है ना वो यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो क्योंकि मैंने अप्रोच में आपको भी समझाया था कि जो मैं यहाँ पे काउंट बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी स्टोर करूंगा वो कैसे स्टोर करूंगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे अगर 1 to 1 था, है ना, ये एलिमेंट थे, तो मैं किस तरीके से स्टोर करता कि जो मैं एक एरे बनाता, है ना, इसमें जो भी मेरे पास एलिमेंट थे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स बनता है, यानी कि जैसे यहाँ पे 1 और 2 ये 2 एलिमेंट है, तो जैसे यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो जो 1 वाला है उसमें मैं 2 वैल्यू डालता, जो 3 वाला है बेसिकली जो 2 वाला इंडेक्स है उसमें मैं 1 डालता। तो ये क्या करता, जो भी मेरे पास एलिमेंट है ना उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरीके से स्टोर करता, उसके इंडेक्स के बेसिस पे,
कि जो भी वो एलिमेंट का इंडेक्स है वहां पे जाके मैं उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दूं, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो नंबर्स है ना वो नेगेटिव भी दे रखे हैं, तो अब क्योंकि एलिमेंट्स के नंबर्स जो है वो नेगेटिव है, तो मैं उनको नेगेटिव इंडेक्स तो बना नहीं सकता, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि जो नेगेटिव इंडेक्स है ना बेसिकली उनको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लूंगा, यानी कि उन्हें माइनस एक्स करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी मेरा अब इंडेक्स बनेगा ना, अब जो मेरा इंडेक्स बनेगा, ठीक है, अब जो मेरा इंडेक्स बनेगा तो उस इंडेक्स पे जाके मैं क्या करूंगा, दूसरे एरे में उस मतलब उस फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर दूंगा। यानी कि एक मैं एरे बनाऊंगा नेगेटिव एरे का, जिसमें मेरे नेगेटिव वाली जो वैल्यूज है ना उनके मतलब जो फ्रीक्वेंसीज है वो स्टोर होंगी, और एक पॉजिटिव वाला, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे हम कैसे कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये दोनों एरे बना लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मैंने एलिमेंट को मतलब इनपुट लिया है ना, चेक कर रहा हूँ क्या वो एलिमेंट पॉजिटिव है, तो मैंने पॉजिटिव एरे में उसको इंक्रीमेंट कर दिया, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एरे में उसको इंक्रीमेंट कर दिया। और फिर मेरे को क्या करना है, जैसे मान लो मेरे को सर्च करना है ना, तो मेरे को ये तो नहीं पता टोटल कितने पॉजिटिव है टोटल कितने नेगेटिव है ना। तो मैं क्या करूंगा, या तो उनका एक अलग से काउंट लेता हुआ चलूं, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 10⁶, मैं उसमें पूरे के पूरे में हर एक इंडेक्स के लिए क्या करूं, सर्च करूं। यानी कि मैंने क्या किया, 10⁶ का एक लूप लगाया, और जो भी मेरे पास उस इंडेक्स पे वैल्यू आती, या तो वो अगर पॉजिटिव एरे पे आती है ना, या तो इसका मतलब है अगर वो मेरे पास पॉजिटिव एरे जो है उसमें कोई भी मतलब अगर वो इंडेक्स की कोई भी फ्रीक्वेंसी होती है तो मैं उसको इस फॉर्मूले से निकाल लेता जो मैंने अभी समझाया था, ठीक है। और अगर नेगेटिव वाले में भी होती है तो भी मैं उसमें से निकाल लेता, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दोनों ही मतलब एलिमेंट जो है वो दोनों में हो, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एरे है वो ये बन सकता है, ठीक है। तो अगर ये -1 बनता तो ये वाला जो 1 है ये कहाँ स्टोर होता, ये पॉजिटिव ऑफ आई 1 में स्टोर होता, और ये वाला जो एरे है कहाँ स्टोर होता, नेगेटिव ऑफ 1 में स्टोर होता, है ना। तो इस केस में मेरे को क्या करना पड़ता, 1 वाला जो आई की वैल्यू अगर 1 होती तो उसमें मेरे को पॉजिटिव वाले में से भी अपना आंसर कैलकुलेट करना पड़ता और नेगेटिव वाले में से भी, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक दोनों में इफ की कंडीशन लगा रहा हूँ कि ये भी चेक हो और ये वाला भी चेक हो, ठीक है बेसिकली। तो और लास्ट में क्या कर रहा हूँ, जब मेरे पास सारे के सारे सम कैलकुलेट हो गए तो मैं उसको आउटपुट कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली हमें यही करना था इस क्वेश्चन में